नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास पर फिर शुरू हुआ घमासान। बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर जारी होगा नया फरमान। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को फिर मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। 31 मार्च 2025 तक संभालेगी अफसरशाही की कमान, आदेश हुआ जारी। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में टीचर्स नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया आदेश, फैसले का विरोध कर रहे शिक्षक। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर हंगामे और पथराव के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंदू और मुस्लिम नेताओं समेत 114 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। बीते दिन शहर में थे तनावपूर्ण हालात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून की चर्चा जोर पकड़ने लगी है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है, जिसके बाद कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि प्रदेश में अलग अलग सरकार ने भू कानून में क्या कुछ बदलाव किए हैं। रिपोर्ट देखिए। जमीन खा गए, मकान खा गए, दुकानें खा गई। भू कानून पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। वृहद भू कानून लाएगी धामी सरकार। जमीन खरीदना होगा मुश्किल या फिर होगा आसान। उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून की मांग उठती रही है। अब इस बीच सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। धामी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में राज्य के नगर निकाय क्षेत्र से बाहर कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है, लेकिन संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नाम से जमीन खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि इसकी जाँच कराएंगे और जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। बता दें कि उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून में बदलाव किए जाते रहे हैं। सरकारें आती रही, बदलाव होते रहे। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर भू कानून में कब कब क्या बदलाव हुए। उत्तराखंड में सबसे पहले एनडी तिवारी सरकार में भू कानून बना था। एनडी तिवारी सरकार में बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए नियम बना था। 500 वर्ग मीटर कृषि योग्य भूमि खरीद सकते थे बाहरी प्रदेश के लोग। उद्योगों के लिए भी एनडी तिवारी सरकार में 12 एकड़ जमीन खरीदने का नियम तय हुआ था। खंडूड़ी सरकार में फिर जमीन खरीदने को लेकर बदलाव हुआ। कृषि योग्य जमीन का दायरा 250 वर्ग मीटर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में फिर भू कानून में बड़े बदलाव किए गए। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बदलाव किए गए। 12 एकड़ उद्योगों की जमीन खरीदने को असीमित किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में भू कानून में हुए बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला। अब धामी सरकार ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में भू कानून लाया जाएगा, जिसके बाद कई तरह के बदलाव की संभावना है। कुछ क्षेत्रों के संज्ञान में विषय है कि एक ही परिवार के अनेकों लोग, जैसे 250 वर्ग मीटर का खरीदने का है तो एक ही परिवार से अनेकों लोग ले रहे हैं, उनके साथीगण अनेकों लोग ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक सारी चीज़ें सामने आ रही है। और इसके साथ साथ कुछ लोग छदम बेस से या गलत तरीके से यहाँ जो ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो यहाँ का जो हमारा व्यक्ति है आखिर उसको दिक्कत तो होगी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इसमें सशक्त भू कानून लाएंगे और आगामी जो हमारा विधानसभा सत्र होगा और आगामी विधानसभा सत्र बजट सत्र ही होगा,
तो निश्चित रूप से उस पर में हम लोग ये अपना जो है अध्यादेश लाएंगे। सशक्त भू कानून की मांग विपक्ष भी करता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी के ऐलान को लेकर कहा कि सरकार कानून को लेकर जिस तरह की बात कर रही है, पहले उसे सरकार को क्लियर करना जरूरी है। मतलब 250 गज अगर किसी ने ली है, अगर उसकी पत्नी भाई इत्यादि ने अगर लिए तो बाकी को एक्वायर करेंगे। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए एक्वायर कौन सी वाली करेंगे, भाई की करेंगे कि दूसरे भाई की करेंगे कि पत्नी की करेंगे कि पति की करेंगे। कई बार ऐसा होता भाइयों की नहीं बनती, कई बार ऐसा होता पति पत्नी की नहीं बनती और दोनों अपनी अपनी जॉब्स में हैं, दोनों ने कमा रखा, दोनों को खरीदते हैं। तो ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनको हमको सोचना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक बात कही जो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी है, उन्होंने कहा जिनने इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो स्कूल में इन्वेस्ट करें, अस्पताल में इन्वेस्ट करें, टूरिज्म में इन्वेस्ट करें। तो जो बाहर यहाँ आके ज़मीन खरीदा वो कोई ना कोई काम ही तो कर रहा है। तो फिर आपने एक तरफ तो कह दिया हम एक्वायर करेंगे, एक तरफ उनको छूट दे दी, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसमें मुझे लगता है उनको अपने विशेषज्ञों के संग बैठ के इसमें बातचीत करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। सीएम धामी ने भू कानून लाने के ऐलान के साथ ही जमीन खरीदने को लेकर जिस तरह की बातें सामने रखी हैं, वो लोगों में संशय पैदा कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि भू कानून को लेकर आखिर सरकार प्रदेश के लोगों को समझाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। वहीं मूल निवास और भू कानून को लेकर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो मूल निवास और भू कानून की हितैषी है। कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी सरकार भू कानून लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने अपने मित्र बंधुओं के लिए इसमें समय समय पर बदलाव किए। वहीं सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि राज्य में कितने बाहरी लोगों ने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले हैं। जो सरकारें रहीं त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। अब आप बड़े महात्मा बन रहे हो, सख्त भू कानून लाएंगे। पहले ये बताओ कि हमारे जो भू कानून था उसको नष्ट भ्रष्ट किसने किया। हम वाइट पेपर की मांग कर रहे हैं। 2002 से लेके अब तक राज्य में जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों के साथ जमीन खरीदी है उसका उपयोग किसके लिए किया, किन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, कितनी ज़मीन बिकी है, किस किस ने ज़मीन खरीदी है, ये सारा वाइट पेपर में आना चाहिए। श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल चुका है। 30 सितंबर को उनका 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनको फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। सियासी हलकों में चर्चाएं थी कि किसी दूसरे बड़े अधिकारी के हाथों में अफसरशाही की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया गया है। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध बढ़ते, नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल होगा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहाँ के विधायकों को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। जो सवाल हैं उनका जवाब देने को सरकार तैयार नहीं है। तो इन विषयों को लेकर कोविड काल में जिनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, वो आज वो बेल कराने को मजबूर हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इन मुद्दों को लेकर हल्द्वानी से शुरुआत की है और यह हमारा जो लड़ाई है हर जनपद वार, हर विधानसभा में हम जाएंगे और सरकार को जवाब देने को बाध्य करेंगे। जिस भ्रष्टाचार में संलिप्त ये प्रशासन पूरी तरीके से है, उसके विरुद्ध और जो आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें और नशे के व्यापार की बात करें, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्यापक हमने देखा गौला पुल पे, स्टेडियम की बदहाली, ISBT, जू, रिंग रोड, अनेक मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम ये आह्वान कर रहे हैं। 30 तारीख को भारी से भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होंगे और जो आक्रोश है वो यहाँ से देहरादून तक एहसास उसका सरकार को। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में अब शिक्षक और कर्मचारी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा महानिदेशक की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन टीचर्स का इस आदेश के खिलाफ मुखर होने की बात सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रम की स्थिति आप क्यों फैलाना चाहते हैं? और 1 माह के अंदर टीचर्स के प्रदर्शन पर रोक,
शिक्षा निदेशालय में शिक्षक नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन, आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठन। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में इसी महीने शिक्षक संगठन ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब शिक्षकों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक शिक्षा निदेशालय में कोई भी शिक्षक संगठन या कर्मचारी संगठन धरना नहीं दे पाएंगे। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि धरना प्रदर्शन के लिए सरकार के द्वारा एकता विहार को चिन्हित किया गया है। इसीलिए भविष्य में शिक्षक और कर्मचारी संगठन शिक्षा निदेशालय में धरना न दे। शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों के धरना देने से निदेशालय में कामकाज प्रभावित होता है। देखिए, अभी ये देखने में आया था कुछ समय पहले किसी संबंध में जो है धरना चल रहा था शिक्षकों का, तो वो महानिदेशालय में जो है बैठ करके उन्होंने ये धरना किया था। तो इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी नाराज़गी व्यक्त की गई थी और ये भी देखने में आ रहा है कि इससे जो महानिदेशालय का कार्य है वो प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। और जबकि इसमें स्पष्ट निर्देश है कि प्रशासन के द्वारा स्थल चिन्हित किया गया है, सहस्त्रधारा रोड पे जो है एक स्थल चयन किया गया है जहाँ पे धरना प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें एक आदेश जारी किया गया है कि आगे से कोई भी धरना प्रदर्शन आदि महानिदेशालय कार्यालय में नहीं किया जाएगा। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना कर्मचारियों का हक है। वहीं विभाग द्वारा जारी आदेश पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। और संगठन को इसलिए चुना जाता है कि जो अपने उसके सदस्य हैं, उनके सदस्यों की जो न्यायोचित मांग है उसके खिलाफ बात करें, बात नहीं सुनी जाती तो धरना करें। तो धरना लगाना तो संगठन का अधिकार है, संगठन को चुना इसलिए जाता है। और मैं समझता हूँ इस तरह व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर इसे समझाया जाए कि हम डर जाएंगे, तो अगर अभी भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अभी तो हमने पीछे लगाया, हम आगे आके जो उसका मुख्य द्वार है वहाँ धरना देंगे। जो कार्रवाई करनी है तब देखेंगे जब कार्रवाई होगी। शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने का आदेश जारी हो गया है, जिस पर शिक्षक नाराजगी जाहिर करते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य में जब कर्मचारी संगठन या शिक्षक संगठन धरना देता है तब क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात हिंदू मुस्लिम संगठनों के बीच हुए पथराव के मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शहर कोतवाली में 7 हिंदू और 4 मुस्लिम नेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 100 से अज्ञात जो लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति बन गई थी। वहीं शुक्रवार को बाजार बंद रहे और रास्ता जाम करने के मामले में अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाहर जो बलवा हुआ था, पथराव हुआ था, उसमें एक पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें संबंधित पक्षों के जो लोग आइडेंटिफाइड हुए थे वहाँ मौजूद थे, उन सभी के नाम नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी कल भी बुला के ऐसे लोग जो चिन्हित हुए थे, जो वहाँ मौजूद थे, उनसे जानकारी की जा रही। जो पत्थर फेंकने वाले लोग थे वो कौन थे, उनकी शिनाख्त करें और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। जिस तरह से बताया गया है कुछ लोग बाहर से आए थे और आइडेंटिफिकेशन नहीं है जिन्होंने पथराव किया, तो समझ जो नेतागढ़ वहाँ पर मौजूद थे, जो उस मामले में वहाँ पहुँचे थे, उनको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ दिखाए गए हैं और चिन्हित करने को बताया गया कि वो बताएं कि कौन लोग थे, जिससे कि उनको ट्रेस करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। वहीं नैनीताल जिले के खंसियों थाने में युवक के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि शनिवार को ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि मारपीट के मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कायम हो। आपको याद हो तो ये मामला 20 सितंबर का है, जब नशे की हालत में एक युवक ने गांव में आए फेरी वाले से उसका आधार कार्ड मांगा था। आरोप है कि सूचना के बाद पुलिसकर्मी युवक को अपने साथ थाने ले आई थी। मेरे पास 20 तारीख की जो घटना हुई थी, उस दिन से आज तक पुलिस के द्वारा आश्वासन ये मिला गया है कि उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। ये गुमराह किया जा रहा है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे को मुकदमा दर्ज चाहिए और न्याय। कौन-कौन दरोगा, कौन लोग थे? सादिक हुसैन, विनोद यादव और कश्मीर कमलोज।
उधर टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के कई गांव आपदा से प्रभावित है। जिलाधिकारी का कहना है कि क्षेत्र से करीब 200 के लगभग परिवारों का विस्थापन होना है, जिसके लिए भूमि चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तिनगढ़ के ग्रामीणों के लिए भी चयनित भूमि के सर्वेक्षण का कार्य 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। वहीं जीएम का यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए धनराशि जारी की है, जो अक्टूबर तक सभी प्रभावितों को दे दी जाएगी। घनसाली में जुलाई अगस्त में जो आपदा आई थी और उससे पहले भी पिछले सालों में जहाँ आपदा आई थी वहाँ पर सभी विलेजेस का हमने सर्वे कराया है और उसमें जो हमें जियोलॉजिस्ट के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें करीबन 150 से 200 परिवारों के विभिन्न गांव में विस्थापन का उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया है। इसी क्रम में अभी हमारी राजस्व की टीम के द्वारा जगह जगह उनकी जो ऑल्टरनेट भूमि जहाँ पे उनको विस्थापित किया जाएगा उसका चयन किया जा रहा है। और खासकर तिनगढ़ का जो गाँव है जहाँ पे समस्त विलेज पूरा ही गाँव जो आपदाग्रस्त हो गया था उसके लिए हमें कुछ भूमि प्राप्त भी हो गई है और 30 तारीख और 1 तारीख को उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा, जो भूमि हमने पुनः विस्थापित होने के लिए चयनित की। वहीं देहरादून शहर के कई हिस्सों में अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल की बनाई टीम ने शहर के 10 से ज्यादा हिस्सों को चिन्हित किया है, जिसमें घंटाघर, गांधी पार्क, पैसिफिक मॉल, राजपुर रोड, आईटी पार्क, महाराणा प्रताप चौक के साथ ही आईएसबीटी, बल्लूपुर चौक और रसपना पुल के अलावा मॉल ऑफ देहरादून भी शामिल है। ईवी स्टेशंस का हमारा प्रोजेक्ट था वो भी एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशंस हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशंस, और जिससे जो हमारे ईवी व्हीकल्स है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वहीं लोहाघाट में नगर पालिका ने अतिक्रमण और शहर को गंदा कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। आपको बता दें कि मोर्चे पर उतरे नगर पालिका के ईओ ने मीट मंडी सहित कई अन्य बाजारों पर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले और गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही किराए पर दी गई नगर पालिका की दुकानों को भी खाली करने के आदेश दिए हैं। आज ऑफिस में आई थी, इससे पहले भी हम लगातार इसकी सुपरविजन करते रहते हैं। आज हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने कुछ पाया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कई साल पुराना ओपन में अतिक्रमण किया गया है और उसके अतिरिक्त गंदगी भी की गई है, जिसमें हमने उनका चालान किया और उनको सचेत कर दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अपना ये अतिक्रमण यहाँ से हटा लें। उधर खटीमा में झनकैया थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध तरीके से लाई जा रही 10 पेटी नेपाली लाइटर बरामद किए हैं। इस कार्रवाई ने पुलिस ने 2 आरोपियों को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। झनकैया थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों के जो कस्टम विभाग है उनके सुपुर्द कर दिया गया है। निर्देशों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग स्थानों से 2 जो नेपाल से तस्करी कर नेपाली लाइटर ला रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से एक के कब्जे से 2 पेटियाँ, दूसरे की कार से 8 पेटियाँ, कुल 10 पेटियाँ बरामद हुई हैं। जिस कार से ये सामान लाया जा रहा था उस कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिसे नियमानुसार कस्टम विभाग को सूचित किया जा रहा है। कस्टम विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में आईटीआई गैंग की बदमाशी लगातार बढ़ती जा रही है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित वाइन शॉप में खड़े 2 युवकों पर आईटीआई गैंग के लड़कों ने हमला किया है। पीड़ित युवकों ने वाइन शॉप के अंदर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बेखौफ आईटीआई गैंग के बदमाशों ने वाइन शॉप के भीतर घुसकर दोनों ही युवकों के साथ मारपीट की, जिसका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। शनिवार को राजधानी देहरादून में नेशनल एमएससी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर सेमिनार का आयोजन किया और इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और दुष्प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आए सभी लोगों का ये मानना है कि ये मेडिकल लाइन के लिए काफी उपयोगी है, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर से आए 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टीज़ हैं, जो बेसिक मेडिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के, तो इनके जो सदस्य हैं ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हर साल हम ऐसा एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जो भी ये सब्जेक्ट्स मैंने 5 बताए हैं,
उनमें क्या क्या रिसर्च किए जा रहे हैं उस पर चर्चा होती है। और इसमें कुछ हम बाहर से कुछ गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बताते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम हेल्थ केयर सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास पर फिर शुरू हुआ घमासान। बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर जारी होगा नया फरमान। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को फिर मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। 31 मार्च 2025 तक संभालेगी अफसरशाही की कमान, आदेश हुआ जारी। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में टीचर्स नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया आदेश, फैसले का विरोध कर रहे शिक्षक। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर हंगामे और पथराव के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंदू और मुस्लिम नेताओं समेत 114 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। बीते दिन शहर में थे तनावपूर्ण हालात।